जमीन पर पड़ा अखिलेश कटारिया अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। कबीर एक गहरी सांस लेकर ठीक से कुर्सी पर अपनी पीठ लगाते हुए बोला, मौत भी कितनी अजीब चीज है ना, अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े कर देती है। पर तुम्हें पता है मौत से भी ज्यादा बुरी और भयानक चीज क्या है? अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते हुए देखना जिसके लिए तुम 100 बार मरने को तैयार हो। मिस्टर अखिलेश कटारिया, तुम्हारी फैमिली से मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। डोंट वरी, मेरी दुश्मनी तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। यहाँ मैं तुम्हें खत्म करूंगा और फिर तुम्हारी फैमिली बिना किसी डर के साए में आराम से अपनी जिंदगी जी सकेगी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी अब जीने लायक नहीं रही, तुम इसे बहुत पहले गंदा कर चुके हो। कटारिया की सांस तो जैसे रुक ही जाती है। पर मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा कबीर? तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर अगर मैं जिंदा रहूंगा तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ। मैं तुम्हें जितना चाहो मैं उतना पैसा तुम्हें दे सकता हूँ। जितने करोड़ चाहिए उतने करोड़ दे सकता हूँ। तुम्हें अगर चाहिए तो मेरा सब कुछ ले लो, पर मुझे छोड़ दो। वो आदमी हाथ पैर मार रहा था। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं था, पर फिर भी वो पैसे की आड़ में खुद को बचाने की लास्ट ट्राई करता है। कबीर काफी कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ अखिलेश की तरफ देखकर बोला, जुर्म की काली दुनिया से निकलकर तुम शरीफों के बीच शामिल तो हो गए, पर काली दुनिया ने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ कि आज भी तुम उन लोगों से कांटेक्ट में हो। मेरे पास इस सवाल का जवाब दो, राघवेंद्र आखिर क्या चाहता है? कबीर की बात सुनकर अखिलेश कटारिया के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मुझे इतना पता है कि वो एक बॉक्स और एक चाबी चाहता है। कबीर अपनी आंखों को सिकोड़कर कड़क आवाज में बोलता है, किस लिए? इस बार अखिलेश ने जवाब दिया, वो बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। कुछ इतना बड़ा जो सिर्फ देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी खतरा बन सकता है। इस बार कबीर ने पूछा, उस बॉक्स और उस चाबी का इस खतरे से क्या लेना देना? अखिलेश अपना सलाइवा गटक लेता है। वो नजर उठाकर कबीर की तरफ देखते हुए बोलता है, वो बॉक्स एक बहुत बड़ी तबाही को अंजाम देने वाला है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। ये टॉप सीक्रेट मिशन है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। राघवेंद्र और भूपेंद्र इसके हेड हैं और सिर्फ वही दोनों हैं जिन्हें इस मिशन की पूरी जानकारी है। उसके बाद कबीर गौतम की तरफ इशारा करता है। वो तुरंत उसे एक गन थमा देता है, जिसे देखकर अखिलेश की आंखें बड़ी हो जाती हैं। नहीं कबीर नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो प्लीज। कबीर फटाक से अपनी गन उठाता है और धड़ाम से उस आदमी की तरफ पॉइंट करके जबरदस्त फायर कर देता है। गोली आदमी के माथे के बीचों बीच निकल जाती है और वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरकर अपना दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद अयाना गौतम को ढूंढते हुए नीचे आती है। उसे अलीशा मिल नहीं रही थी, तो वो थोड़ी परेशान होती है। इसीलिए वो गौतम से पूछना चाहती थी कि अलीशा है कहाँ। अलीशा एक तो पहले से ही काफी ज्यादा परेशान और दुखी थी, इसीलिए अयाना को उसकी चिंता कुछ ज्यादा ही हो रही थी। उसे कबीर पर गुस्सा आ रहा था कि वो एक छोटी सी बच्ची की फीलिंग्स की भी परवाह नहीं करता। नीचे आते ही उसे गौतम अपने कुछ गार्ड्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देता हुआ दिखाई देता है। हमेशा की तरह गौतम ने एक बॉडीगार्ड की तरह सूट बूट पहन रखा था। चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशंस और एकदम टिप टॉप खड़ा हुआ बॉस की तरह उन सबको कुछ ऑर्डर्स दे रहा था। अयाना गौतम के पास चलकर आती है। गौतम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गौतम गार्ड्स को जाने का इशारा करता है। उनके चले जाने के बाद वो अपना चेहरा अयाना की तरफ करके स्ट्रेट आवाज में बोलता है, कहिए। अयाना गौतम से बोलती है, अलीशा कहाँ है? काफी देर से मुझे मिल नहीं रही है। अपने भाई से मिलने की जिद कर रही थी वो। कहीं उस डेविल ने गुस्से में आकर उसके साथ कुछ। तभी अचानक उन लोगों को कुछ आवाज आने लगती है, एक छोटे बच्चे के चिल्लाने की। ये अलीशा की आवाज थी। अयाना तुरंत पहचान जाती है और शॉक हो जाती है। वो गौतम के कुछ भी बोलने का इंतजार नहीं करती और सीधा बंगले के बाहर की तरफ भागने लगती है। अचानक अलीशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर अयाना बहुत घबरा जाती है। अब पता नहीं डेविल ने उसके साथ क्या किया। वो जैसे ही उस जगह पर पहुंचती है जहां से वो आवाज आ रही थी, तो वो देखकर हैरान हो जाती है। वो देखती है कि अलीशा घोड़े के ऊपर बैठी हुई है। उसके पीछे कबीर बैठा है, जिसके हाथ में घोड़े की लगाम है और उसने अलीशा को भी पकड़ कर रखा हुआ है। घोड़ा दौड़ रहा था और अलीशा जोर जोर से चिल्ला रही थी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और तेज दौड़ो। अयाना ये देखकर चौंक जाती है। जिस अलीशा के लिए वो इतनी परेशान हो रही थी, पूरे बंगले में यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, वो यहाँ घुड़सवारी कर रही है, वो भी कबीर के साथ, और ये करवा भी रहा है। अयाना एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों को कमर पर रखकर उन दोनों को घुड़सवारी करता हुआ देखती है। अलीशा एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी। कबीर ने उसे पकड़कर रखा हुआ था और वो घोड़े की स्पीड को भी बढ़ा रहा था। थोड़ी देर घुड़सवारी करने के बाद उनका घोड़ा रुक जाता है और अयाना भागकर घोड़े के पास आती है। अलीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीशा अयाना से बोली,
अयाना दीदी, आप भी आओ ना हॉर्स राइडिंग करने के लिए, बहुत मजा आ रहा है। डेविल अंकल बहुत अच्छी राइडिंग कर रहे हैं, आप भी आओ ना हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। अयाना कबीर की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में हमेशा की तरह एक फ्लर्टी नटखट सी चमक थी। उसे इग्नोर करते हुए अयाना अलीशा को पकड़कर घोड़े से नीचे उतार देती है। बिल्कुल नहीं, इस तरह से घोड़े पर बैठना खतरनाक हो सकता है। तुम गिर सकती थी, तुम्हें चोट लग सकती थी, अलीशा ने कहा। नहीं दीदी, डेविल अंकल ने मुझे पकड़ के रखा था, मैं नहीं गिरती, और उन्हें बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग आती है। मैंने बहुत एंजॉय किया, आप भी आओ ना, डेविल अंकल आपको भी पकड़ लेंगे, वो आपको नहीं गिरने देंगे। अयाना को हॉर्स राइडिंग करना पसंद था, ये उसकी हॉबी थी, लेकिन वो ऐसे डेविल के साथ बैठकर तो राइडिंग बिल्कुल नहीं कर सकती थी। वो घूर कर कबीर की तरफ देखती है। गिराने में तो बहुत एक्सपर्ट है ये, अयाना कड़क आवाज में बोली, पर कबीर बस चुपचाप उसे देखता रहा। वो अलीशा का हाथ पकड़कर उसे बंगले के अंदर ले जाने लगती है। अलीशा पीछे देखकर जोर से चिल्लाई, हम फिर से करेंगे अंकल, मुझे बहुत मजा आया। कबीर हल्का सा मुस्कुरा देता है। अलीशा को लेकर अयाना सीधे अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में ले जाने के बाद उसे बिस्तर पर बिठाकर और अयाना नीचे अपने घुटनों पर बैठकर अलीशा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखने लगती है। अलीशा चुपचाप बैठी अयाना को देखती है। अयाना अलीशा से बोली, अलीशा, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो अपने भाई से मिलने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवाऊंगी, तुम्हारे भाई से तुम्हें मिलवाने की बात करूंगी उस डेविल से। इस बात पर अलीशा ने एकदम से खुश होते हुए कहा, हाँ, उसके लिए थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो अयाना दी। ये बोलकर अलीशा अयाना को हक कर लेती है। अचानक से अलीशा की ये हरकत अयाना को काफी अजीब लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। हक ब्रेक करके अलीशा अयाना से बोली, आज कितने दिनों के बाद मैंने अपने भाई से बात की, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर अयाना चौंक जाती है। क्या, तुमने उससे बात की? कैसे? अलीशा ने कहा। डेविल अंकल ने करवाई, उन्होंने बोला कि आपने उनसे रिक्वेस्ट की है, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल करके समर से मेरी बात कराई, और उन्होंने मुझे ये प्रॉमिस भी किया है कि अगर मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी तो वो बहुत जल्द मुझे समर से मिलवाएंगे भी। फिर उन्होंने मुझे हॉर्स राइडिंग करवाई, जिसमें मुझे बहुत मजा आया। अलीशा की बात सुनकर अयाना चौंक जाती है। वो अपने मन ही मन में सोचती है, क्या उसने ऐसा किया? लेकिन क्यों? उसने तो साफ मना कर दिया था। ये आदमी समझने में इतना मुश्किल क्यों है यार? आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? अयाना रात को स्विमिंग पूल के पास आती है। वो वहां पर खड़ी कुछ सोच रही थी। उसके हाथ उसकी छाती पर क्रॉस थे, आंखों में हल्की सी उदासी थी। रात में चल रही ठंडी ठंडी हवा से उसके बाल जरा से लहरा रहे थे। वो कबीर की हरकत को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आज उसने क्या वाकई में उसके कहने पर अलीशा को उसके भाई से बात करवाई? पर क्यों? इन सबसे आखिर उसे क्या मिलता? कुछ देर तक अयाना ऐसे ही खड़ी रहती है, अपने माँ बाप को याद करती है। अयाना जब वापस पलट कर जाने लगती है, तभी अचानक अयाना के पीछे खड़ा हुआ वो छोटा सा पपी एकदम से भौंक देता है। अचानक से वो कुत्ता कहाँ से आ गया अयाना समझ नहीं पाई, और हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया। वो सीधी स्विमिंग पूल के पानी में छपाक से जा गिरी। पानी में गिरते ही अयाना हाथ पैर मारने लगी, क्योंकि अयाना को तैरना नहीं आता था और उसे पानी की गहराई से डर भी लगता था। इस डर का कारण वो आज तक समझ नहीं पाई थी, उसे याद ही नहीं। हेल्प, हेल्प! अयाना अचानक पानी के नीचे जाने लगी। हाथ पैर मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आसपास कोई भी नहीं था जो उसके चिल्लाने पर आ सकता। अयाना पानी में डूब रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसे कुछ अजीब सी चीज नजर आने लगी, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। क्या नजर आया था अयाना को पानी में? कैसे बचाएगी अयाना अपनी जान? और क्या प्लान कर रहा था भूपेंद्र? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अयाना कबीर के बारे में सोच रही थी और अचानक गलती से उसका पैर फिसल गया और वो स्विमिंग पूल में गिर गई। अयाना को तैरना नहीं आता था और वो घबराकर हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। कई देर तक हाथ पैर मारने के बाद भी अयाना निकल नहीं पाती। उसका दम घुटने लगा, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। एक दृश्य, बड़ी सी नदी या समंदर के गहरे पानी में एक छोटी सी बच्ची पानी में डूब रही है, छटपटा रही है, हाथों को मारकर बाहर आने की कोशिश कर रही है। उसका दम घुट रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी और जान तो जैसे निकलने ही वाली थी। वो पानी की गहराइयों में जा रही थी। सूरज की रोशनी पानी की सतह पर चमक रही थी, लेकिन वो लाख कोशिश करने के बाद भी पानी की सतह तक पहुंच नहीं पा रही थी। जब उसने लगभग जीने की उम्मीद छोड़कर हार मान ली, तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसने उस छोटी सी बच्ची के हाथ को अपने हाथों में पकड़ लिया और पानी से बाहर खींच लिया। अयाना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक चेहरा नजर आता है जो उसे लगातार देख रहा था, हल्की सी टेंशन में। आर यू ऑलराइट? कबीर अयाना के पास बैठा हुआ था। अयाना फटाक से होश में आकर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है कि वो पूरी तरह से भीग चुकी है।
और स्विमिंग पूल से बाहर है। अयाना को राहत की सांस आती है। वो कबीर की तरफ देखकर बोलती है, क्या तुमने मुझे बचाया? कबीर खड़ा होकर स्विमिंग पूल के पास जाता है। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। उसके बाद वो पानी में अपने पैर डालकर हाथों में ठंडी बियर की कैन लेकर उसे खोलकर पीने लगता है। अयाना समझ नहीं पा रही थी। वो देखती है कि कबीर के बाल, उसके कपड़े गीले हैं। इसका मतलब अभी अभी उसने ही मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाला है। क्या सच में इस इंसान ने उसे डूबने से बचाया है? फिर अयाना को उस पल की भी याद आती है, उस झलक की याद आती है जो उसने अभी अभी देखा था। वो छोटी सी बच्ची जो पानी में डूब रही थी। किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाला था। अयाना ये समझ नहीं पा रही थी कि कौन थी वो छोटी बच्ची और किसने उसे बचाया और उसे ये सब क्यों दिखाई दिया। अयाना कबीर की तरफ देखती है जो पानी में पैर डालकर चुपचाप बैठा अपनी बियर एंजॉय कर रहा था। वैसे तो वो कबीर की शक्ल कभी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो उसके पास जाकर उसी की तरह पानी में पैर डालकर बैठ जाती है। हाँ, मुझे पानी की गहराई से डर लगता है। अयाना कबीर से थोड़ा डिस्टेंस बनाकर बैठ जाती है। कबीर ने अयाना की तरफ देखकर कहा, क्यों, क्या तुम कभी पानी में डूब गई थी? कबीर की बात सुनकर अयाना कुछ सोचने लगती है। पता नहीं, पर जब से मैंने होश संभाला है मुझे पानी की गहराई से डर लगता है। इसी कारण मैं तैरना भी नहीं सीख पाई। अभी अभी जब मैं पानी में डूब रही थी तो कुछ बहुत अजीब दिखा मुझे, कुछ ऐसा जो पता नहीं मुझे ही क्यों दिखा। कबीर अयाना की बात सुनकर अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। यमराज दिखाई दे रहा था क्या? कबीर की बात सुनकर अयाना अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। शट अप, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें मारे बिना मैं बिल्कुल नहीं मर सकती। कबीर हल्का सा हंस देता है और फिर से अपनी बियर को एंजॉय करने लगता है। वो एक और बियर की कैन अयाना की तरफ बढ़ाता है। अयाना मना कर देती है, नो थैंक्स, मैं पीती नहीं हूँ। कबीर ने कहा, पी लो, ठंड से कांप रही हो। वैसे भी ये बियर है, बियर शराब नहीं होती। इस बात पर अयाना अपनी आंखें रोल करते हुए बोलती है, तुम और तुम्हारी थर्ड क्लास लॉजिक, मुझे फिर भी नहीं पीना। कबीर हल्का सा अपने कंधे उठाकर कैन को वापस पीछे करने लगता है, पर तभी अयाना उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। तुम इतनी जिद कर रहे हो तो थोड़ा पी लेती हो, वैसे भी मेरा गला सूख रहा है। ये बोलकर वो बियर को अपने हाथ में ले लेती है। अयाना की हरकत देखकर कबीर गहरी सांस लेकर तिरछा सा मुस्कुराता है। हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? क्या देखा तुमने कुछ देर पहले? अयाना बियर का एक घूंट लेते हुए बोली। मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची गहरे पानी में डूब रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसका दम घुट रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो, जैसे उसने उम्मीद ही छोड़ दी हो कि कोई उसे बचाएगा, क्योंकि उस लड़की की आंखों में डर और हार साफ दिखाई दे रहा था। कबीर अयाना की तरफ देखते हुए बोला, तो क्या तुम जानती हो उस लड़की को? अयाना ने फिर से कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और अगर जानती भी होती तो मुझे याद नहीं। जब वो लड़की ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली थी तभी किसी ने उसे बचाया। एक हाथ जो पता नहीं कहाँ से आया और उस लड़की के हाथ को थाम लिया। उसके बाद वो उसे उन गहराइयों से बाहर निकाल कर ले गया। इस बात पर कबीर ने हल्का सा अपना सर हिलाते हुए कहा, तो जिसने बचाया उसका चेहरा देखा तुमने? फिर से अयाना ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, नहीं, उसका चेहरा भी नहीं देख पाई मैं, लेकिन वो हाथ छोटा सा था, शायद किसी बच्चे का था। मैं उन दोनों को नहीं जानती। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सब कुछ क्यों दिखाई दिया। कबीर ने बियर की एक घूंट लेते हुए कहा, क्या पता, शायद जानती हो। I mean, बड़े होने के बाद कहाँ बचपन का सब कुछ याद रहता है। मे भी वो लड़की शायद बचपन में तुम्हारी दोस्त रही होगी। इस पर अयाना हल्का सा उदास होकर बोली, अगर जानती भी होती तो भी मुझे याद नहीं। सालों पहले मेरा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था, मेरी याददाश्त चली गई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं अपने बचपन के बारे में। कबीर चुपचाप अयाना की तरफ देखता है। अयाना बियर की एक घूंट लेकर जब कबीर की तरफ देखती है तो पाती है कि वो उसे ही देख रहा था। वो एकदम से ऑकवर्ड होकर अपना गला साफ करती है। कबीर अपना मुंह घुमा लेता है और अपनी बियर पीना जारी रखता है। अयाना हिम्मत करके कबीर से बोली, कुछ पूछूं तुमसे? कबीर ने बिना किसी परवाह के कहा, पूछो, वैसे भी मेरे मना कर तुम रुकने वाली तो हो नहीं। कबीर की बात सुनकर अयाना सड़ा सा मुंह बनाकर सोचती है, ये हमेशा इतना sarcastic वे में क्यों बात करता है, सीधे सीधे बात नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कबीर से पूछती है, तुमने मुझे मना कर दिया था ना कि तुम मेरी रिक्वेस्ट नहीं मानोगे, अलीशा को उसके भाई से नहीं मिलवाओगे, तो फिर तुमने उनकी बात क्यों करवाई? इस बात पर कबीर ने ज़्यादा ना सोचते हुए जवाब दिया, मैंने सोचा तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो, बेचारी के लिए इतनी डेस्परेट थी, इतना तो मैं तुम पर एहसान कर ही सकता हूँ।
उसके बाद कबीर हल्का सा अयाना के पास आकर बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो उस एहसान का बदला चुका सकती हो। कबीर के चेहरे पर नटखट, शैतानी और हवस से भरे एक्सप्रेशंस थे। कबीर की बात सुनकर अयाना की आंखें बड़ी हो गईं और अगले ही पल सिकुड़ गई। यू बास्टर्ड, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अयाना गुस्से में वहां से उठकर चली गई। इस बात पर कबीर थोड़ा सा चिल्लाकर बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था। पर अयाना इरिटेटेड होकर भाग जाती है। कबीर हल्का सा हंस देता है। अयाना के चले जाने के बाद कबीर के चेहरे पर एकदम से सीरियस एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और वो अयाना की कही बातों के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ घर में शुभी अपना काम खत्म कर रही थी। वो घर का सारा काम अपने हाथों से कर रही थी, जरा भी आराम नहीं कर रही थी। मदन काका शुभी को इस तरह से काम करता हुआ देखकर हैरान थे। शुभी घर के किसी भी नौकर को कोई भी काम नहीं करने दे रही थी, वो सारा काम खुद कर रही थी। मदन काका शुभी से बोले, लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शुभी ने किचन का काम करते हुए मदन काका से कहा, नहीं काका, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, आप आराम कीजिए। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि अचानक शुभी को क्या हुआ। किसी को इस बात का पता भी नहीं था। पर शुभी जब भी थोड़ी अपसेट होती थी तो वो अपने दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम करती थी ताकि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सके। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो क्यों अपसेट थी, बस थी। इसीलिए वो सुबह से घर के सारे कामों में लगी हुई थी और किसी भी नौकर को हेल्प करने नहीं दे रही थी। मदन काका शुभी से बोले, बिटिया, सारा काम तुम खुद ही कर रही हो, तुम्हें इतना काम करने की आदत नहीं है, तुम थक जाओगी, बहुत हो गया, बाकी हमें करने दो। शुभी ने सब्जियां काटते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है मदन काका, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कर लूँगी। प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए और मेरा काम करने दीजिए, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। मदन काका एक गहरी सांस लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में अगस्त्या बाथरूम से निकलता है। उसके बाद वो फटाफट अपने कपड़े पहन लेता है क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए इसी वक्त निकलना था। जब वो अपनी पैंट को पहनने के बाद अपनी शर्ट उठाता है तो देखता है कि शर्ट पीछे से जली हुई है। इतनी जली हुई थी कि उसमें अगस्त्य को सामने से मिरर में अपना चेहरा साफ दिख रहा था। आर पार ये देखकर अगस्त्या के चेहरे पर इरिटेशन से भरे एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाता है, शुभी! क्या है अयाना के पानी में दिखे उस अजीब से मंजर का राज? क्या अगस्त्या का गुस्सा एक बार फिर भारी पड़ेगा शुभी पर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। चने को थोड़ा दूर करने की कोशिश कर रही थी। सब्जियां काटती हुई चाकू की स्पीड बता रही थी कि उसके अंदर कितनी उथल पुथल मची हुई थी। फिर एकदम से चाकू की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा तेज, और कुछ सेकंड के बाद उसके हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है। शुभी अपनी आंखें बंद कर लेती है और गहरी सांस लेती है। कुछ सेकंड तक वो बिल्कुल सन्नाटे में चुपचाप खड़ी रहती है। उसे याद आता है जब अगस्त्या ने अपनी सगाई के लिए उसे अग्री किया था। गुस्से में और दर्द में अपनी मुट्ठियों को जोर से कसते हुए शुभी बड़बड़ाई, बात सही, जो भी हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। They both deserve each other। तभी उसे अगस्त्या के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। शुभी के माथे पर शिकन उभर आई और उसने सोचा, इसे क्या हुआ? अगस्त्या को चिल्लाते सुनकर शुभी कमरे में चलकर आती है। शुभी को देखकर अगस्त्या ने कहा, क्या तुमने मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे? शुभी ने कहा, मैंने ही किए हैं, बोलो क्या हुआ? अगस्त्या अपनी शर्ट को उठाकर शुभी को दिखाते हुए बोला, ऐसे कपड़े प्रेस करते हैं? शुभी, मुझे ये शर्ट पहननी थी, आज मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देखो क्या किया है तुमने। शुभी देखती है कि अगस्त्या की शर्ट पूरी जल गई थी, लेकिन उसे देखकर भी उसके चेहरे पर कोई गिल्ट से भरा एक्सप्रेशन नहीं आता, बल्कि वो इरिटेट होकर बोली, हाँ सॉरी, वो थोड़ी सी जल गई। अगस्त्या शुभी से आयु सीरियस टाइप के एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, थोड़ी सी? ये पूरी जल गई है शुभी, तुम्हें ये थोड़ी सी कहाँ से लग रही है? ये थोड़ी सी नहीं जली है, थोड़ी सी जलने में रह गई है, बाकी पूरी जल गई है। इस बार शुभी गुस्से में चिल्लाकर बोली, हाँ तो क्या हो गया, एक शर्ट ही तो है, ऐसे कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इतना उछल रहे हो? इसे पहन लो, ऊपर से सूट पहन लो, किसी को नहीं दिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मेरे सर पे चढ़कर नाचना है। अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, कितने सारे कपड़े हैं तुम्हारे पास, कोई भी उठाकर पहन लो, सिंपल। लेकिन नहीं, महाराज को तो सिंपल चीज पसंद ही नहीं है, उन्हें तो चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है। तुम्हें जो पहनना है पहन कर जाओ, अगर कुछ नहीं पहनना है तो बिना कपड़ों के जाओ, लेकिन मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे? खबरदार अगर मुझे दोबारा आवाज लगाकर बुलाया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर शुभी वहां से चली जाती है। शुभी की बात सुनकर अगस्त्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके हाथ से शर्ट नीचे गिर जाती है। शुभी के जाते ही हाथ में जूस का ग्लास लेकर मदन काका कमरे के अंदर आते हैं और अगस्त्या को ऐसा शॉकिंग स्टेट में देखते हैं। अगस्त्या मदन काका की तरफ देखकर बोलता है, इसने मुझे अभी अभी इतनी बुरी तरह से डांट दिया, व्हाट्स रॉन्ग विद हर? हो क्या गया है इसे? मदन काका एक गहरी सांस लेकर जूस के ग्लास को टेबल पर रखते हुए बोलते हैं, पता नहीं।
जब से वो आदमी और उसकी बेटी घर आकर गए हैं, तब से शुभी बिटिया बस इसी तरह से सबकी क्लास लगा रही है। वो तो किसी नौकर को काम ही नहीं करने दे रही, सारे घर के काम अकेले ही किए जा रही है। मैंने कितना बोला उसे कि बेटा मैं कर देता हूँ, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। उसने तो हमें भी कई बार डांट दिया है। अब शायद अगस्त्या समझ गया कि शुभी ये सब क्यों कर रही है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है जिसे वो बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। शायद फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, शायद तकलीफ। मदन काका के जाने के बाद अगस्त्या बिस्तर पर बैठ जाता है। उसने अनामिका को सगाई के लिए हाँ तो कर दी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जिंदगी कैसे और क्या मोड़ लेने वाली है। वहीं शुभी समायरा के पास आकर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर वहां अपना सर रखकर लेट जाती है। वो खामोश रहती है कुछ देर तक। आंसू की एक बूंद उसकी आंख से टपक जाती है और समायरा के हाथ पर गिर जाती है। शुभी थोड़ी दुखी सी आवाज में बोलती है, काश कोई टाइम मशीन होती और मैं पास्ट में जा पाती, जहाँ जहाँ हम बहुत खुश थे। बहुत याद आती है उस वक्त की। उसके बाद शुभी बिल्कुल खामोश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अपने सारे काम खत्म करने के बाद अगस्त्या क्लब आता है। वहां आकर वो बार के पास जाकर बैठ जाता है और अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करता है। कुछ देर वहीं पर बैठकर वो शराब पीता है। अजीब सा खालीपन था उसके दिल में। ऐसा लग रहा था जैसे एक एक करके वो सब कुछ खोता जा रहा है और बिल्कुल अकेला पड़ता जा रहा है। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। अगस्त्या पलट कर देखता है। पीछे गौतम खड़ा हुआ था। गौतम को देखकर अगस्त्या उसके आसपास नजर मारता है, लेकिन गौतम के अलावा कोई भी नहीं था। वो आगे चेहरा करके फिर से शराब पीने लगता है। गौतम अगस्त्या के बगल में आकर बैठ जाता है। अगस्त्या ने गौतम से कहा, वो नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, बॉस को कुछ जरूरी काम है। तो अगस्त्या शराब की घूंट लेता है। गौतम अगस्त्या की तरफ देखकर बोलता है, समायरा की हालत कैसी है? अगस्त्या ने बस हल्के से अपनी गर्दन हिला दी। ठीक है। उसके बाद दोनों कुछ पल के लिए खामोश बैठे रहते हैं। अगस्त्या की तरफ देखकर गौतम ने हिचकिचाते हुए ही सही, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके कहा, क्या तुम अब भी बॉस से नाराज हो? इस बात का अगस्त्या सिर्फ इतना सा जवाब देता है, नाराजगी, गुस्सा, नफरत, बदला, सिर्फ यही रह गया है मेरी जिंदगी में। जिसे भी सीने से लगाया उसी ने पीठ में छुरा घोंप दिया। गौतम ये सुनकर चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी देखी जा सकती थी। गौतम अगस्त्या से बोला, वो फिक्र है तुम दोनों की, आखिर तुम लोग फैमिली हो उनकी। अगस्त्या ने एक कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा, फैमिली को मरते हुए छोड़कर खुद की जान बचाकर भागा नहीं जाता। इसके आगे तो गौतम कुछ बोल ही नहीं पाता। अगस्त्या शराब का ग्लास खाली करता है। तभी उसका फोन बजने लगता है। वो फोन देखता है तो शुभी उसे कॉल कर रही थी। वो कॉल उठाता है। तभी सामने से उसे शुभी की हड़बड़ाई हुई आवाज सुनाई देती है, हेलो हेलो अगस्त्या, अगस्त्या समायरा को कुछ हो गया, प्लीज जल्दी आओ। अगस्त्या को परेशान देख गौतम ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अगस्त्या ने फोन रखते हुए कहा, मुझे जाना होगा, शुभी का कॉल था, हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर अगस्त्या तेजी से वहां से निकल गया। गौतम ने सोचा, पता नहीं अचानक इसे क्या हो गया, बात भी नहीं हो पाई। खैर, इससे बाद में मिल लूंगा। ये सोचकर गौतम भी वहां से निकल गया। अगस्त्या भागकर घर पहुंचता है। उसके चेहरे पर घोर टेंशन और घबराहट थी। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज थी। उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जब तक वो घर नहीं पहुंचा तब तक न जाने कैसे कैसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। समायरा को कुछ हो गया है, ये बोलकर शुभी ने कॉल कट कर दिया और आगे कुछ भी नहीं बताया। तब से लेकर अगस्त्या की बेचैनी हर सेकंड बढ़ती जा रही थी। भागता हुआ अगस्त्य घर में एंट्री करता है और जोर से चिल्लाता है, समायरा, शुभी। वो देखता है कि शुभी और मदन काका वही हॉल में। अगस्त्या को देखकर वो दोनों तुरंत सोफे से खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरे पर भी बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट दिखाई दे रही थी। अगस्त्या शुभी के पास आकर बहुत हड़बड़ाई हुई आवाज में बोलता है, क्या क्या हुआ समायरा को, वो ठीक तो है ना? शुभी अगस्त्या से बोली, अगस्त्या, एक्चुअली समायरा। वो बहुत हकलाने लगी। अगस्त्या शुभी और मदन काका से बोला, आप लोग कुछ बोलो, क्या हुआ है समायरा को, वो ठीक तो है ना? मदन काका ने हिम्मत करके कहा, अगस्त्या बेटा, समायरा को होश आ गया है। ये सुनकर अगस्त्या चौंक जाता है। क्या? अचानक उसका दिल एकदम से जोरों से धड़कने लगता है। बदन में थरथराहट दौड़ जाती है और कुछ ऐसी जबरदस्त फीलिंग उसे आती है जैसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या सच में? मेरी
शुभी अगस्त्या से बोली। हाँ, उसे होश तो आ गया है, लेकिन शुभी इतना बोलकर चुप हो जाती है। उसका ये लेकिन अचानक अगस्त्या की खुशी और उसकी एक्साइटमेंट पर रोक लगा देता है, उसे बहुत कंफ्यूज करके डरा देता है। लेकिन क्या? शुभी अगस्त्या से बोली, वो कमरे में है, तुम खुद ही देख लो। अगस्त्या शुभी की बात का मतलब समझ नहीं पाया, लेकिन अचानक उसे घबराहट होने लगी। अगस्त्या तेजी से दौड़ते हुए समायरा के कमरे की तरफ बढ़ता है। शुभी और मदन काका अगस्त्या के साथ जाते हैं। जैसे तैसे कांपते हुए हाथों से अगस्त्या दरवाजा खोलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बदन ऊपर से नीचे तक थरथरा रहा था। आखिर क्या हुआ होगा समायरा को? वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि जिस बिस्तर पर हमेशा समायरा लेटी रहती थी वो वहां पर नहीं है। अगस्त्या के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही वो बिस्तर के और करीब उसकी दूसरी तरफ बढ़ता है, जहां उसे एक सिर हिलता हुआ दिखाई देता है। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी और उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती है। जैसे ही वो बिस्तर के दूसरी तरफ आकर खड़ा होकर अपनी बहन को देखता है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। अगस्त्या अचानक से चिल्ला पड़ा, समायरा नहीं! ऐसा क्या हुआ था समायरा को जो अगस्त्या इतना परेशान हो गया था? क्या समायरा को होश आने के बाद पूरी होगी शुभी की उम्मीद और साबित होगी पीयूष की बेगुनाही? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। अगस्त्या तेजी से दौड़ते हुए समायरा के कमरे की तरफ बढ़ता है। शुभी और मदन काका अगस्त्या के साथ जाते हैं। जैसे तैसे कांपते हुए हाथों से अगस्त्या दरवाजा खोलता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बदन ऊपर से नीचे तक थरथरा रहा था। फिर अगस्त्या बोलता है, आखिर क्या हुआ होगा समायरा को? वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो देखता है कि जिस बिस्तर पर हमेशा समायरा लेटी रहती थी वो वहां पर नहीं है। अगस्त्या के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। धीरे धीरे उसके कदम आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही वो बिस्तर के और करीब उसकी दूसरी तरफ बढ़ता है, जहां उसे एक सिर हिलता हुआ दिखाई देता है। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी और उसकी धड़कनें भी बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो एकदम से बिस्तर के दूसरी तरफ आकर खड़ा होकर अपनी बहन को देखता है, उसकी तो एकदम से सांसें रुक जाती हैं। फिर अगस्त्या बोलता है, समायरा नहीं! समायरा उसकी आवाज सुनकर डर जाती है। उसके हाथ में एक फ्लावर वास है जिसे वो फेंकने वाली थी। अगस्त्या ये देखकर डर गया, क्योंकि उसके टूटने से समायरा को चोट लग सकती थी। वहीं समायरा ने डर के मारे वो फ्लावर वास फेंका और बेड के पीछे जाकर दुबक कर बैठ गई। वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। समायरा की आंखें चारों तरफ तेजी से घूम रही थी। अगस्त्या उसे देखकर थोड़ा आगे आया। वो बहुत खुश था। आखिर उसकी जान से प्यारी बहन, उसे होश आ गया था। वो जैसे ही आगे आया, समायरा और ज्यादा पीछे होकर बैठ गई। ये देखकर अगस्त्या हैरान हो गया। उधर गौतम वहां से निकलकर गाड़ी में बैठा ड्राइव कर रहा था और बंगले पर जा रहा था। उसकी आंखों में हल्की उदासी और खामोशी थी, जो अक्सर ही रहती थी। कुछ देर अंधेरी सी सड़क पर चुपचाप ड्राइव करने के बाद उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि वो तुरंत अपने ख्यालों से निकलकर उसकी तरफ फोकस कर लेता है। उसके बगल से एक जीप गुजर रही थी। उस जीप में बहुत सारे लड़के बैठे हुए थे। जवान लड़के थे जो चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, शराब पी रहे थे और गाड़ी को बड़े अजीब तरीके से भगा रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा गौतम का ध्यान खींचने वाली जो चीज़ थी वो थी उस जीप में से लगातार एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़, बचाओ, कोई मदद करो, हेल्प! जैसे ही गौतम उस जीप में से एक बेबस लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, वो अपनी आंखों को सिकोड़ लेता है। उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़के किसी के साथ बहुत कुछ गलत कर रहे हैं। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखने के बाद भला गौतम शांत कैसे रह सकता था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज़ की और जल्दी ही वो गाड़ी उन लड़कों की जीप से ठीक आगे जाकर एकदम से रुक गई। अचानक से अपनी जीप के सामने आई उस बड़ी सी गाड़ी को देखकर वो लड़के भी अपनी जीप को तुरंत ब्रेक लगा देते हैं। इससे पहले कि उनकी जीप इस बड़ी लग्जरी गाड़ी से टकरा पाती, सब लोग कंफ्यूज होकर उस गाड़ी को देखते हैं। एक तो गुस्से में चिल्लाकर बोला, कौन है बे? जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? हटो हमारे सामने से! उन लड़कों के बीच में फंसी हुई एक खूबसूरत सी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है और उस लड़की के आंसुओं से भरी हुई दो आंखें बहुत उम्मीद भरी नजरों से उस गाड़ी की तरफ देखती हैं। तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और गौतम अपने डार्क ऑरा के साथ गाड़ी से बाहर निकलता है। गौतम अपनी आंखों को बहुत डार्क करके उस जीप को और उसमें बैठे बदतमीज़ लड़कों को देखता है। जो लड़का गाड़ी चला रहा था
वो गौतम से बोला, अपना दिमाग तू घर पर भूल कर आया है क्या? अपनी जान की फिक्र नहीं है तुझे, जो अचानक अपनी गाड़ी को हमारी जीप के सामने ले आया? अभी के अभी हटा इसे, अगर अपने पैरों पर चलकर जाना चाहता है तो। गौतम उन लड़कों को देखते हुए सिर्फ एक ही लाइन बोलता है, लड़की को बाहर निकालो। गौतम की बात सुनकर सब कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कौन है ये आदमी और ऐसे कैसे आकर उन लोगों को ऑर्डर्स दे रहा है, वो भी इतने सारे लोगों को। एक अकेला गाड़ी के पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ लड़का बोला, कौन है बे तू? हमारे पास जो लड़की है वो क्या तेरी बहन लगती है या तेरी घरवाली जो तुझे इतनी चिंता हो रही है उसकी? चुपचाप निकल जा यहाँ से वरना। ये बोलकर वो आदमी एक खंजर गौतम की आंखों के सामने ले आता है। वो सोच रहा था कि खंजर देखकर गौतम डर जाएगा और गाड़ी लेकर यहाँ से दुम दबाकर भाग जाएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि गौतम क्या चीज़ है। वो कबीर का सिक्योरिटी हेड है। इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद हर सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग उसने खुद की है। वो ना सिर्फ बहुत अच्छा फाइटर है, उसकी मार्शल आर्ट्स, उसकी बॉक्सिंग, उसकी शूटिंग, हर चीज़ बेस्ट है। तो इन चिलगूजों से डरकर पीछे हटने वाला नहीं था वो। एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड होकर भी वो किसी कमांडो से कम नहीं था, बल्कि उनसे ज़्यादा ही था। इसीलिए तो कबीर के बंगले का हर सिक्योरिटी गार्ड गौतम को अपना आइडियल मानता था। उन लड़कों की हरकत देखकर गौतम समझ गया था कि ये लोग शांति से मानने वाले नहीं हैं। इनकी हड्डियाँ मसाला मांग रही हैं, तो चलो क्यों ना इनकी हड्डियों को मसाले में भरकर फ्राई किया जाए। वो अपनी जैकेट को उतारकर गाड़ी के अंदर रख देता है। उसके बाद शर्ट की बाह के बटन खोलकर उसे फोल्ड करके ऊपर करने लगता है। पैंट से अपनी शर्ट को निकाल लेता है। उसको इस तरह से करता हुआ देखकर वो सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ ही वो समझ गए थे कि सामने वाला इंसान उन्हें फाइट के लिए इनवाइट कर रहा है। कुछ लड़के जीप से उतर जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, तो तू यहाँ पर अपनी हड्डियाँ तुड़वाना चाहता है? ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो यही सही। गाड़ी में बैठी हुई वो डरी सहमी सी लड़की अपनी घबराहट से भरी आंखों से गौतम को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। गौतम काफी डार्क आंखों से उन सब की तरफ देखता है और अपनी उंगली उठाकर उन्हें आगे आकर अटैक करने का इशारा करता है। गौतम की इस हरकत से वो सब लोग बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और एक लड़का चिल्लाता है, ये साला ऐसे नहीं मानेगा। ये बोलकर वो लड़का हाथ में खंजर पकड़कर गौतम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर इससे पहले कि वो खंजर गौतम के पेट में घुस पाता, गाड़ी में बैठी लड़की को अचानक उसकी चिंता हो जाती है। गौतम उस चाकू को हवा में ही पकड़ लेता है। उसके बाद उस लड़के के हाथ को वो इतनी जोर से पकड़ता है कि उस लड़के के माथे पर भी पसीना आ जाता है। वहां पर खड़े सारे लड़के कंफ्यूजन में देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा था सिर्फ वही जानता था कि वो किस दर्द से गुजर रहा था। एक झटके में गौतम उस लड़के के हाथ को पूरी तरीके से मरोड़ देता है, जिससे जोर की आवाज आती है और पता चलता है कि उसका हाथ कंधे के ऊपर से उतर गया है, टूट गया है। दर्द से चिल्लाता हुआ वो लड़का उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वो लड़का भी घुटनों पर गिर जाता है। गौतम उन लोगों को देखकर कहता है, तो क्या कह रहे थे तुम? मुझे मारना चाहते थे ना? तो आओ। अचानक गौतम की इस हरकत से सारे लड़के चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब उन्हें थोड़ी घबराहट होने लगती है। तभी एक लड़का जोर से चिल्लाता है, एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो, मिलकर अटैक करते हैं इस पर। हिम्मत करके वो सब एक साथ गौतम पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो उन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गौतम एक एक की ऐसी धुलाई करता है कि उन लोगों को नानी याद आ जाती है। गौतम का एक एक मुक्का उनकी आंतड़ियों को अंदर तक तोड़ देता है। उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ शांत एनवायरनमेंट में गूंजने लगती है। गाड़ी में अब सिर्फ 2 लोग ही बचे थे, एक जो ड्राइवर सीट पर बैठा था, दूसरा जिसने लड़की को पकड़ के रखा हुआ था। उनके माथे पर भी अब पसीना आ गया था। 5 मिनट के अंदर सारे लड़कों को जमीन पर धूल चटाकर गौतम उन बाकी बचे 2 लड़कों की तरफ बहुत खतरनाक आंखों से देखता है और गुस्से से चिल्लाता है, छोड़ दो उसे, लड़की को। गौतम को देखकर उन लोगों का गला सूख जाता है। वो गाड़ी से उतरते हैं और अपने कदमों को पीछे लेने लगते हैं। गौतम धीरे धीरे अपने कदमों को उनकी तरफ बढ़ाता है, पर वो दोनों डर के मारे वहां से उल्टे पैर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनके चले जाने के बाद गौतम गाड़ी के पास आता है। वो देखता है कि अंदर एक 18-19 साल की लड़की थी, जो बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी सी सीट से दुबक कर बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो डरी सहमी सी लड़की एक मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी। गौतम अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है, चिंता मत करो, अब तुम खतरे से बाहर हो, नीचे आओ। कुछ सेकंड तक वो लड़की गौतम को देखती रहती है। उसके बाद हिम्मत करके अपना हाथ उठाकर गौतम के हाथ में रख देती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गौतम पर भरोसा हो गया था कि वो यहाँ उसकी मदद के लिए आया है। जब वो लड़की गौतम के हाथ में अपना हाथ रखती है तो गौतम महसूस करता है कि लड़की का हाथ काँप रहा है। शायद वो कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। आखिर कौन थी वो लड़की और ये लड़के
इस लड़की को कहाँ से उठा कर लाए थे? क्या गौतम ने बचा ली थी उस लड़की की जान, या फिर गौतम पर कोई और हमला होने वाला था? इन सब सवालों के जवाब सुनने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रीतिलिपि एफएम पर। गौतम सब लड़कों की जमकर पिटाई करने के बाद अपना हाथ इस लड़के आगे बढ़ाकर कहता है, चिंता मत करो, अब तुम खतरे से बाहर हो, नीचे आओ। कुछ सेकंड तक वो लड़की गौतम को देखती रहती है। उसके बाद हिम्मत करके अपना हाथ उठाकर गौतम के हाथ पे रख देती है। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे गौतम पर भरोसा हो गया था कि वो यहाँ उसकी मदद के लिए आया है। जब वो लड़की गौतम के हाथ में अपना हाथ रखती है तो गौतम महसूस करता है कि उस लड़की का हाथ काँप रहा था। शायद वो कुछ ज़्यादा ही डरी हुई थी। गौतम उसे गाड़ी से नीचे उतारता है। वो लोग काफ़ी सुनसान रास्ते पर थे। आसपास जंगल था और किसी दूसरे इंसान का तो नामो निशान भी नहीं था। गौतम उस लड़की से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा देता हूँ। सर झुकाए हुए वो लड़की हल्की सी अपनी गर्दन हिलाती है। उसके बाद गौतम के साथ उसकी गाड़ी की तरफ चली जाती है। वो देखती है कि सारे लड़के ज़मीन पर दर्द से पड़े करहा रहे थे। कुछ देर पहले जो शराब की 4 घूंट मारकर एक डरी हुई मासूम सी बच्ची को अपनी आगोश में पकड़कर खुद को मर्द समझ रहे थे, अभी जब असली मर्द से उनकी टक्कर हुई तो उन्हें छठी का दूध याद आ गया था। वो गाड़ी में बैठती है और गौतम गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई लग रही थी। गौतम उसकी तरफ देखता है। वो अभी भी सर झुकाकर बैठी थी और उसका शरीर अब भी काँप रहा था। उसे इतना डरा हुआ देखकर गौतम उसे हौसला देते हुए बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब सेफ हो। गौतम की बात सुनकर कुछ हद तक उस लड़की का डर कम हो जाता है और वो काँपना बंद कर देती है। गौतम ड्राइव करते हुए उस लड़की से बोला, कहाँ से उठा कर लाए थे तुम्हें ये लोग? क्या इन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया है? वो लड़की कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं देती। गौतम एक गहरी सांस लेकर बोलता है, देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों से तुम्हारा पीछा छूट गया है, अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तुम मुझे बताओ कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तभी अचानक से वो लड़की हड़बड़ाकर बोली, नहीं घर पर नहीं, मुझे घर नहीं जाना। अचानक उस लड़की की बात सुनकर गौतम बहुत कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ देखकर पूछता है, घर नहीं जाना मतलब? क्यों, तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? घर का नाम सुनकर तो वो लड़की और भी ज़्यादा घबरा जाती है। वो लड़की फिर से काँपने लगती है और डरते हुए कहती है, मुझे घर नहीं जाना, मुझे मुझे घर नहीं जाना। ये बोलकर वो लड़की रोने लगती है। अचानक उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर गौतम भी थोड़ा पैनिक हो जाता है और प्यार से कहता है, ओके ओके आई एम सॉरी, तुम रो मत प्लीज़, शांत हो जाओ, मैं नहीं लेके जा रहा तुम्हें घर, प्लीज़ चुप हो जाओ। गौतम के ऐसा कहने पर वो लड़की कुछ हद तक शांत हो जाती है। गौतम समझ नहीं पा रहा कि ये लड़की घर क्यों नहीं जाना चाहती और घर के नाम से इतना डर क्यों रही है। गौतम उस लड़की से बोला, सब ठीक तो है ना? इज़ एवरीथिंग ओके? तुम्हें घर क्यों नहीं जाना? वो लड़की गौतम की तरफ देखकर बोली, क्योंकि घर पर मेरे भैया भाभी है। ये सुनकर गौतम कंफ्यूज होकर कहता है, तो इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी फैमिली ही तो है ना? उस लड़की ने रोते हुए नाम में अपना सर हिलाकर कहा, वो मेरी फैमिली नहीं है, उन लोगों ने मुझे इन लड़कों को बेचा है। इतना सुनते ही गौतम हैरान होकर जोर से चिल्लाया, व्हाट? उस लड़की की बात सुनकर गौतम इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है कि गाड़ी के ब्रेक लगा देता है और डिसबिलीफ के साथ उसे देखकर पूछता है, क्या कहा तुमने? हिम्मत करते हुए वो लड़की अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मेरे भैया और भाभी ने मुझे इन लड़कों को बेचा है, वो भी थोड़े से पैसों के लिए। मुझे घर नहीं जाना, वो मेरा घर नहीं है। अगर मैं घर गई तो वो लोग फिर से मेरे साथ ऐसा करेंगे, वो मुझे मारेंगे, पीटेंगे, फिर ऐसे ही किसी को बेच देंगे। ये सुनकर तो गौतम के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो फिर से पूछता है, तुम्हारी अपनी फैमिली ने तुम्हें बेचा है, लेकिन क्यों? वो लड़की बहुत उदास होकर बोलती है, क्योंकि उन लोगों को मेरा उनके साथ रहना पसंद नहीं था। मेरी भाभी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती और उन्होंने भैया से कहा कि वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती। फिर उन्होंने भैया को भड़काया कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ और फिर उन लोगों ने मुझे। ये बोलकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अचानक उसे रोता हुआ देखकर गौतम को काफ़ी बुरा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे चुप कराए। वो उसे समझाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम चुप हो जाओ। गौतम गाड़ी में पड़ी पानी की बोतल उठाकर उस लड़की को देता है। वो लड़की पानी लेकर रोते हुए पानी पीने लगती है। अब गौतम को टेंशन हो गई थी कि अब वो उसका क्या करे। फिर वो उस लड़की से बोला, तो फिर अब क्या? अब कहाँ जाओगी तुम? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जिसके पास तुम जा सको? वो लड़की बोतल बंद करते हुए ना में अपना सर हिला देती है और धीरे से कहती है, नहीं, आप बस मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दीजिए, मैं चली जाऊँगी कहीं ना कहीं। उस लड़की की बात सुनकर गौतम बोला, इतने बड़े शहर में जहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, कहाँ पर जाओगी तुम? अभी अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब दोबारा हो सकता है, तुम अकेले सेफ नहीं हो। उस लड़की ने गौतम से कहा, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, कोई और जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ। जब मेरे अपनों ने ही मुझे बेच दिया तो मैं किसी और से क्या उम्मीद कर सकती? इस लड़की ने तो गौतम को काफ़ी टेंशन में डाल दिया था। ये बात तो डेफिनेट थी कि वो उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसे देखकर गौतम सोचने लगा, मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, दिखने
देखने में इस लड़की की उम्र काफ़ी कम लग रही है, 18-19 साल की होगी। इतनी छोटी सी बच्ची का फ़ायदा उठाने के लिए तो दरिंदे टूट पड़ेंगे इसके ऊपर, और बेचारी खुद को बचा भी नहीं पाएगी। नहीं, इसे यहाँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा। गौतम को उसके भैया भाभी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो फिर से गुस्से में सोचने लगा, आखिर कोई इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? अपनी ही बहन को कोई भाई कैसे बेच सकता है? एक अगस्त है जो अपनी बहन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है, और इस लड़की का भाई, कितना फर्क है दोनों में। तभी गौतम उस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़की ने अपना सर उठाकर गौतम की तरफ देखते हुए कहा, निमृत। गौतम ने निमृत से कहा, निमृत, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गौतम की बात सुनकर निमृत थोड़ा चौंकते हुए पूछती है, आपके साथ? वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी। उसने गौतम से ये सवाल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। गौतम ने हल्का सा अपना सर हिलाकर कहा, हाँ, मेरे साथ। डरो मत, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाती। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। वो सोचने लग जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो सोचती है, अगर वो गौतम के साथ नहीं गई तो कहाँ जाएगी? गौतम की बात बिल्कुल सही थी। जो आज उसके साथ हुआ वो कभी भी हो सकता है, और हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहेगी कि कोई ना कोई उसे आकर बचा ही लेगा। ये रिस्क तो उसे लेना ही होगा। और वैसे भी गौतम उसे अच्छा इंसान लग रहा था, इसीलिए वो मान जाती है और गौतम को देखकर कहती है। गौतम हल्का सा अपना सर हिला देता है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। वहीं अगस्त्या समायरा को देखकर हैरान रह जाता है। वो एकटक अपनी बहन को देख रहा था। वो समायरा को देखकर प्यार से कहता है, समायरा, यहाँ आओ मेरे पास। लेकिन समायरा और ज़्यादा डर जाती है और पीछे हटते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। इतना सुनते ही अगस्त्या के दिल में एक तेज दर्द उठता है। उसे समझ नहीं आता कि समायरा ऐसा क्यों बोल रही है। वहीं गाड़ी में बैठी निमृत भी गौतम को देख रही थी। अपने चेहरे पर उसकी नज़र को महसूस करते ही गौतम गाड़ी रोककर निमृत की तरफ देखकर पूछता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पर? गौतम का सवाल सुनकर निमृत हड़बड़ा जाती है। उसने सोचा ही नहीं था कि गौतम इस चीज़ को नोटिस कर रहा होगा। निमृत थोड़ा डरते हुए कहती है, नहीं, मैं तो नहीं देख रही थी। तभी गौतम थोड़ा सीरियस होकर फिर से पूछता है, झूठ मत बोलो, मैंने नोटिस किया था कि तुम मुझे देख रही थी। सच सच बताओ, क्यों देख रही थी तुम मुझे? निमृत डरते हुए बोली, जी, मैं तो बस आपको देखकर सोच रही थी कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं। ये सुनते ही गौतम के होठों पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है और उसने निमृत की तरफ देखकर कहा, पहली ही बार में किसी को देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। इतना बोलते ही गौतम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब निमृत बिल्कुल चुप होकर बैठी थी और गौतम भी खामोश था। आखिर गौतम निमृत को कहाँ लेकर जाने वाला था? क्या निमृत का फैसला सही साबित होने वाला था? और आगे क्या होने वाला था निमृत के साथ? और अगस्त्या और समायरा क्या कर रहे थे? क्या वो कोई गेम खेल रहे थे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए इस स्टोरी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। गौतम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। रात को गौतम निमृत को लेकर बंगले में पहुंचता है। कबीर फिलहाल के लिए बंगले में मौजूद नहीं था, तो वो निमृत को लेकर अंदर आता है। निमृत कंफ्यूजन में पूरे बंगले पर नजर मारती है। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा बंगला पहली बार देखा था। शायद इसीलिए वो थोड़ी हैरान थी। वो इतने बड़े बंगले को देखकर हैरानी से अपने मन में बोली, ये बंगला कितना बड़ा है। इतना बड़ा बंगला तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। अगर मैं अकेले इसके अंदर गई तो खो जाऊंगी। वो उस बंगले को हैरानी से देख रही थी। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो गौतम के साथ वहां पर आई थी। उसकी नज़र एक एक चीज़ के ऊपर घूम रही थी। तभी गौतम की नज़र निमृत के ऊपर पड़ी, जो बिल्कुल चुप थी। उसे लगा कि वो अभी भी डर रही है, इसीलिए गौतम ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसके बाद तुम डरी हुई हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। तुम अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। आज के बाद तुम इसी बंगले में रहोगी। गौतम की बात सुनकर निमृत को एक झटका सा लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से गौतम की तरफ देखकर पूछा, क्या कहा तुमने? मैं यहाँ पर रहूंगी इतने बड़े बंगले में? गौतम भी उसकी बात को समझ सकता था कि वो इतनी बड़ी जगह देखकर हैरान थी। उसने हल्का सा सिर हिलाकर निमृत को जवाब दिया, हाँ, यहीं पर। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? निमृत हैरान थी, बहुत ज़्यादा हैरान। उसने कभी सपने में भी इतने बड़े बंगले का ख्वाब नहीं देखा था। आज सीधा उसे यहाँ पर रहने का मौका मिल रहा था, तो वाकई में उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। वो गौतम की तरफ देखकर बोली, क्या ये आपका बंगला है? क्या आप यहीं रहते हैं? गौतम ने हल्का सा सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, ये मेरे बॉस का बंगला है और मैं यहाँ उनके साथ रहता हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर निमृत ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, आप अपने बॉस के साथ यहाँ रहते हैं? मैं कुछ समझी नहीं। फिर गौतम ने कहा, मेरे बॉस कबीर डोंगरा है, ये उनका बंगला है। मैं उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हूँ, हमेशा उनके साथ रहता हूँ। ये सुनकर कुछ सेकंड के लिए तो निमृत थोड़ी हैरान थी, फिर वो तुरंत ही नॉर्मल हो गई। अयाना सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी, क्योंकि अलीशा आइसक्रीम खाने की जिद कर रही थी, तो वो उसके लिए किचन में आइसक्रीम लेने जा रही थी। पर तभी वो देखती है कि गौतम बंगले में किसी लड़की के साथ आया था। ये देखकर वो अपनी आंखों को हल्का सा सिकोड़ लेती है। वो देखती है कि गौतम के बगल में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी है।
दोनों बातें कर रहे हैं। वो उतरकर नीचे हॉल में आती है तो गौतम की नज़र अयाना पर पड़ती है। निमृत भी अयाना को देखती है। अयाना उन दोनों को कन्फ्यूजन में देख रही थी। वो वहाँ पर आकर गौतम से बोली, गौतम, इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो तुम? और ये लड़की कौन है? अयाना निमृत की तरफ देखती है जो चुपचाप खड़ी हुई थी। गौतम ने अयाना से कहा, ये हमारी मेहमान है, आज के बाद यहीं रहेंगी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या इन्हें आप अपने साथ रख सकती हैं? थोड़ी डरी हुई है। ये सुनकर अयाना कंफ्यूज हो जाती है और एक बार फिर से निमृत की तरफ देखती है जो बेचारा सा मुंह बनाकर चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। वो उसे देखकर पूछती है, डरी हुई? लेकिन क्यों? और ये है कौन? मैंने इसे पहले कभी यहाँ नहीं देखा। क्या ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? डोंट टेल मी गौतम, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जहाँ अयाना गौतम से सवाल जवाब कर रही थी, वहीं अगस्त्या जमीन पर दुबक कर बैठी हुई समायरा को गौर से और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड इमोशन के साथ देखता है। जहाँ अपनी बहन को देखकर उसका दिल फूला नहीं समा रहा था, वहीं उसे समायरा का बिहेव बहुत अजीब लग रहा था। समायरा किसी बच्ची की तरह बिहेव कर रही थी। वो एक डरे हुए बच्चे की तरह कोने में दुबक कर बैठी थी। जैसे ही उसने अपनी नज़र उठाकर अगस्त्या को देखा तो वो और ज़्यादा डरकर वहाँ दुबक कर बैठ गई। अगस्त्या शुभी और मदन काका की तरफ देखता है। शुभी हल्का सा झुकते हुए बोली, समायरा, ये अगस्त्या है, तुम्हारा भाई। तुम्हें याद है ना, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। समायरा एक छोटी सी बच्ची की तरह अपने होठों को बाहर निकालकर अपने आप को अपनी ही बाहों में सिकोड़ लेती है और नाम में सर हिला देती है। समायरा का जवाब सुनकर अगस्त्या चौंक जाता है। समायरा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए कहती है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। समायरा के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, अगस्त्या दंग रह जाता है। तभी शुभी समायरा से बोलती है, समायरा, हम ही तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा परिवार, ये तुम्हारा भाई है और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। क्या तुम्हें हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं है? समायरा जोर जोर से रोने लगती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कौन हो तुम लोग? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। वो ऐसे रो रही थी जैसे कोई 5-6 साल की छोटी सी बच्ची हो। अगस्त्या को समझते देर नहीं लगती कि समायरा होश में आने के बाद एक छोटे बच्चों जैसी हो गई है। उसका दिमाग एक 5-6 साल के बच्चे जितना हो गया है। वो हैरान था, शॉक था। वो 2 कदम पीछे हो जाता है। उसकी आंखें अभी भी बड़ी थी और धड़कनें अब भी तेज थी। शुभी अगस्त्या की तरफ देखते हुए बोली, समायरा हम सबको भूल चुकी है। जब से होश में आई है बस एक ही रट लगाई जा रही है कि उसे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। वो हम में से किसी को भी नहीं पहचान रही। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अब हम क्या करेंगे अगस्त्या? मदन काका की आंखें भर आती हैं। वो दुखी होकर कहते हैं, पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहता है, हमारी फूल सी बच्ची को क्यों इतना दर्द दे रहा है। अगस्त्या एकदम से धड़ाम से सोफे पर बैठ जाता है। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जिस समायरा के होश में आने की वो दिन रात दुआएं मांगा करता था, जिसे होश में देखने के लिए शुभी इतनी ज्यादा बेचैन थी, वो समायरा होश में आई भी तो किस हालत में। लेकिन ये सब कैसे हुआ? कुछ देर बाद समायरा एक चेयर पर बैठी हुई थी। उसके हाथ में खिलौने और चॉकलेट्स भी थे जिनसे वो खेल रही थी। सामने बैठा हुआ डॉक्टर समायरा से बोला, समायरा बेटा, अपनी जीभ बाहर निकालो। समायरा अपना मुंह खोल के जीभ बाहर निकाल लेती है। डॉक्टर कुछ चेक करता है। उसके बाद वो समायरा की आंखों में लाइट मारकर कुछ देखता है। थोड़ी और चेकिंग के बाद वो उसकी रिपोर्ट्स भी चेक करता है। सामने वाली कुर्सी पर शुभी और अगस्त्या काफ़ी टेंशन में बैठे हुए थे। वो लोग समायरा को देख रहे थे जो अपने हाथ में लिए हुए खिलौनों के साथ खेल रही थी और चॉकलेट खा रही थी और बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी। उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से समायरा को संभाला। वो तो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसे खिलौने और चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और अस्पताल लेकर आए। डॉक्टर का चेकअप कंप्लीट होने के बाद अगस्त्या बहुत बेचैनी भरी आवाज़ में बोला, डॉक्टर मेरी बहन को क्या हुआ है? कितनी मुश्किल से होश आया था इसे, आप कैसे बच्चों जैसे बिहेव कर रही है? डॉक्टर ने अगस्त्या की तरफ देखकर कहा, देखिए मिस्टर राव, आपकी टेंशन मैं समझ सकता हूँ। समायरा के साथ जब वो हादसा हुआ तब वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। यहाँ तक कि इसके सर पर भी काफ़ी गहरी चोट आई थी जिस वजह से उसे कोमा में रहना पड़ा। ऐसे में होश में आने के बाद ऐसे ही कोई एबनॉर्मल हरकत हमने एक्सपेक्ट की थी। आपकी बहन का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है। वो अपने बचपन में चली गई है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन उसे आप दोनों बिल्कुल भी याद नहीं, और ना ही अपनी जवानी की कोई भी बात। कोई भी इंसान उसे याद नहीं। शुभी बहुत भारी दिल से डॉक्टर से बोलती है, समायरा ऐसे कब तक रहेगी डॉक्टर? वो ठीक कब होगी? ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए काफ़ी सीरियस आवाज़ में कहा, सच कहूँ तो ये मैं भी नहीं जानता। ये सुनकर तो शुभी और अगस्त्या और भी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा, होने को तो समायरा की हालत कुछ घंटों में भी ठीक हो सकती है, ना होने को शायद कुछ साल लग जाए या शायद जिंदगी भर ऐसे ही रहे। ये सुनकर तो अगस्त्या के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो एक बेजान सी लाश की तरह कुर्सी से लग जाता है और परेशान होकर बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? शुभी की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं। डॉक्टर ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखिए हौसला रखिए। मैं जानता हूँ ये वक्त आप लोगों के लिए और समायरा के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हौसला तो रखना ही होगा ना। आप कोशिश कीजिए कि समायरा को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखें। उसकी दवाइयाँ, उसका खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटीज़ पर अच्छे से ध्यान दें। और हाँ, ज़बरदस्ती उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इसके अंजाम खतरनाक हो सकते हैं। इसका दिमाग इस वक्त
उस हालत में नहीं है कि थोड़ा भी प्रेशर बर्दाश्त कर सके, तो प्लीज़ ज़रा ख्याल रखना। क्या समायरा दोबारा से ठीक हो पाएगी, या फिर वो ऐसे ही बच्ची बनकर अपनी पूरी ज़िंदगी काट देगी? क्या निमृत अब महल में गौतम के साथ रह पाएगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए स्टोरी का अगला भाग, सिर्फ प्रीति लिपि।